बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हमजा कुछ हमें बता रहे थे, वो इनसे जानना चाहेंगे। हमजा क्या बता रहे हैं? इशाल, मतलब कि हम भारत के हवाले से तो सुन रहे हैं कि जो सूरत हाल भारत में मौजूद है, लेकिन भारत में एक अनोखा वाक़या पेश आया। कैसा अनोखा वाक़या? एक चोर ने चोरी किया, उसके बाद वो जो उसने बैग चोरी किया, वो आपके मुताबिक चोरी करना अनोखा वाक़या था? नहीं, उसके आगे एक चीज़ अनोखी है। मतलब कि हुआ ये कि वो बैग चोरी जो किया, जब उसने जाके खोला, देखा इसके अंदर क्या चीज़ है, वो आया पुलिस स्टेशन आके उसने कहा कि जी कि ये खाना है आप लोगों के लिए, और वो बैग रख के चला गया। अच्छा, चोर जो है वो चोरी करने के बाद बैग को पुलिस स्टेशन छोड़ कर गया है कि ये आप लोगों के लिए खाना है। अब आप सोच रहे हैं कि उसमें खाना ही होगा, उसको भूख नहीं लगी होगी और ऐसा होगा। ये हरियाणा में ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। उस बैग के अंदर जब उस चोर ने वो चोरी की और वो बैग लेकर गया है, उसने देखा कि उसके अंदर 1710 जो हैं वो कोरोना वैक्सीन की डोजेज मौजूद हैं। ओके। और फिर उसने हिंदी के अंदर एक नोट लिखा और वो नोट बैग के अंदर मौजूद था। जब पुलिस वालों ने वो बैग खोला, उन्होंने देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी कि मैं माजरत खा हूँ, मुझे इल्म नहीं था कि ये कोरोना वैक्सीन की डोजेज हैं। सही, मैं पैसे चोरी करने या कुछ भी, मैं कुछ और, मतलब उनके ज़हन में होगा कि मैं कुछ और चुराने आया था या कुछ और चोरी करना चाहते थे, तो उन्होंने माजरत की चोर साहब ने, और उन्होंने जो है उस पर नोट लिखा हिंदी में कि जी कि मुझे नहीं इल्म था कि ये कोरोना वैक्सीन की डोजेज हैं। इंसानियत की एक मिसाल है कि भाई आप चोर जो है, ठीक है, गलती है चोरी करना, और मतलब नहीं करना चाहिए हमें, दूसरों की दिल आज़ारी भी होती है इससे, दूसरों को नुकसान भी होता है इससे, लेकिन बिल्कुल जुर्म भी है। और दूसरे, अगर एक कहते हैं ना, गलती करने के बाद भी अगर आपको एहसास हो जाए, उसको एहसास हो गया कि कोरोना वैक्सीनेशन इस वक्त मुल्क के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए कितनी ज़रूरी है, हालांकि वो चाहता तो उसको बेच भी सकता था, इस्तेमाल में ला सकता था। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ डिस्कशंस हो रही हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि जी कि वो क्योंकि वो इसके इस्तेमाल में आ ही नहीं सकती थी, वो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था, उसको उस चीज़ का पता ही नहीं था, तो इसलिए जो है उसने ये काम किया। लेकिन अगर उसको नहीं भी पता था तो वो ये कर सकता था कि उस बैग को कहीं पर भी फेंक देता, लेकिन वो वापस लेके आया। और जो हालात हैं भारत के अंदर वो देखने होंगे, तो ये अजीब सी एक चोरी की वारदात थी जो मैं हूँ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब हम कोरोना की सबसे पहले बात करेंगे। सख्त फैसले किए गए हैं मुँह ज़ोर कोरोना को लगाम डालने के लिए। हुकूमत ने जो है ये सख्त फैसले लिए हैं, वज़ीर आज़म ने इनका बाकायदा तौर पर ऐलान किया। अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की बात कर लें, इशाल, केसेस की बात कर लें तो 5908 केसेस सामने आए हैं NCOC के मुताबिक, और हमने 157 कीमती जानें जो हैं वो खो दी हैं। अगर हम शरह की बात करें मुल्क भर में मुस्बत केसेस की, तो 11.27%, जो कि बहुत ज़्यादा है, और हमारी आवाम जो है फिर भी इसको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी वबा की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसके पेश नज़र शहरों में फ़ौज तलब कर ली है, जिसका मकसद ये है कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जा सके। मतलब हम लोग ख़ुद से अमल दरामद नहीं करेंगे, हमने ये मान लिया कि हम किसी भी जो हुकूमती SOPs जो बनाए गए हैं, जो हम पर लागू किए गए हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। हमें फ़ौज के अंडर आने के बाद ही मानना पड़ेगा। हमें सख्ती करनी पड़ेगी, डंडे से ही हम मानेंगे, हम बात से नहीं मानेंगे। बहुत कोशिश कर ली गवर्नमेंट ने, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं थे। सूरत हाल इतनी ख़राब होगी, हम अपने हमसाया मुल्क को देख रहे हैं, वहाँ पर सूरत हाल कितनी ख़राब है, हम उनकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? एहतियात नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमत अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती करेगी। कोरोना से सबसे बड़ी जो एहतियात है कोरोना से, वो मास्क ही है। बिल्कुल, आप जो मास्क लगाते हैं उससे आधा मसला हल हो जाता है, ये वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए जो केसेस हैं, इसके पेश नज़र हुकूमत ने मज़ीद पाबंदियों का फ़ैसला किया है और ऐलान भी कर दिया गया है। 5% से ज़ायद केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फ़ैसला किया गया है। मुल्क भर में वैसे देखें तो तमाम मार्केट्स शाम 6 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स में भी ईद तक इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, पाबंदी आयद कर दी गई है। डाइनिंग पर पाबंदी है। और ऑफिस टाइमिंग्स की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक कर दी गई है। इजलास में पंजाब हुकूमत ने 14 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी। इसी पर बात करेंगे। ये जो तमाम तर सूरत हाल, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, पंजाब की जानिब से जो तजवीज़ थी, क्या वाकई ये तजवीज़ थी कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए? उसको रद्द क्यों कर दिया गया?
जी देखें, ये कभी भी ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, सारी ऑप्शंस टेबल पे रहती हैं। एक कोशिश की जा रही है कि हम इसको लॉकडाउन के बगैर मज़ीद पाबंदियां स्ट्रिक्ट करके तो एक दफ़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इक़दामात लिए गए हैं जो कि इफ़ेक्टिव इंशाल्लाह ताला साबित होंगे, मगर ऑप्शन लॉकडाउन की हमेशा टेबल पर है। और अगर ये 2-4 दिन या एक आध हफ्ता इसको और ऑब्जर्व किया जाएगा, जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का मार्जिन है, अगर नहीं सिचुएशन ठीक हुई और अगर इसमें कोई बेहतरी नहीं आई तो डेफिनेटली फिर हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें लॉकडाउन भी एक ऑप्शन है। डॉक्टर साहबा, इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 90% ऑक्सीजन कैपेसिटी पर अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। आप नहीं समझती कि सूरत हाल जो वही से कशीदा होगी, मज़ीद सख्त फैसले जो जैसे कि हम कह रहे हैं बार बार वही कि हमें लॉकडाउन की तरफ, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए था, हमने फ़ौज तलब की, अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं सूरत हाल वो तो नहीं होने जा रही? नहीं देखिए जी, सिचुएशन तो इसमें नो डाउट के बहुत सीरियस है। हमारे हॉस्पिटल्स भी अपनी सैचुरेशन को तकरीबन पहुंच गए हुए हैं और सबसे बड़ा दबाव इस वक्त जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई का है। 91% ऑक्सीजन कैपेसिटी पे हम लोग चल रहे हैं और ये अगर मजीद इसी तरह से हुआ तो वो ऑक्सीजन के ऊपर शदीद किस्म की जो है उसकी शॉर्टेज या दबाव आ सकता है। फौज को बुलाना भी एक स्ट्रिक्ट मेजर ही है, क्योंकि लोग जो है आपने देखा है पुलिस को सीरियसली नहीं लेते। वंस अगर फौज सड़कों पे नजर आई तो फिर शायद लोगों को एहसास हो कि सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है और कितना सीरियस है, और फिर जाहिर है कि फौज का एक अपना तरीका होता है, उनका एक अपना स्ट्रॉन्ग वो उनकी वो होती है, वो तो आनी हाथ से फिर लोगों को निमटते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को इस वक्त उसी एक आयरन हैंड की ज़रूरत है और उनकी प्रेजेंस ही सड़कों के ऊपर लोगों को इस चीज़ की एहसास दिलाएगी कि सिचुएशन जो है वो कितनी सीरियस है, कि कौमी सलामती कि जब तक चैलेंज नहीं होता तब तक तो फौज नहीं आती ना। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इससे, क्योंकि ये सारा नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ पीपल, और पुलिस को तो वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो हर वक्त उनके दरमियान मौजूद होती है, उनको कोई वो सिचुएशन ऐसी लगती नहीं है। तो अब ये एक कोशिश है कि हम SOPs की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो जाहिर है लॉकडाउन की ऑप्शन है। ठीक है नौशीन अहमद साहिबा, हमें ये बता दीजिएगा कि ईद के बाद की आप लोगों ने बताया हमें कि वैक्सीनेशन का अमल मज़ीद तेज़ कर दिया जाएगा, तमाम लोग जो हैं शायद उस ड्राइव के अंदर वैक्सीनेशन जो है उस अमल का हिस्सा बनेंगे, ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकेंगे। जो हालात हैं, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से कल कहा कि भारत एक बड़ा प्रोड्यूसर है वैक्सीनेशन का, वैक्सीन बनाने का, लेकिन अब भारत के अपने हालात इतने ख़राब हैं कि वो किसी को देने को तैयार नहीं है। क्या मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी ईद के बाद? अब नहीं देखिए जी, हम लोग पहले चूँकि जो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म था, उन लोगों ने हमसे जो 45 मिलियन डोजेस प्रॉमिस की थी, उनकी कमिटमेंट थी कि वो हमें मार्च में उसमें से पहली खेप देगी, तो वो हम इंडिया पे ही डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि चूँकि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वो एस्ट्राजेनेका बनती थी और हमारे रीजन के लिए कोवैक्स ने इंडिया को एलोकेट किया था कि वो हमें वो प्रोवाइड करेगा। पर उनकी सिचुएशन की वजह से चूँकि इंडिया अब अपनी मुसीबत में फंस गया, तो इसलिए अब हम लोगों ने दूसरी ऑप्शंस, इसमें इटली और कोरिया वगैरह है जहाँ पे ये मज़ीद ये वैक्सीन के प्लांट्स हैं, तो उनकी तरफ हम देख रहे हैं और उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मगर मीनवाइल ये तो वो थी जो हमें डोनेशन में कोवैक्स की तरफ से मिलनी थी। पाकिस्तान अपनी परचेज के में तेज़ी ला रहा है। ये कल हमारे पास 5 लाख डोजेस साइनोवैक की पहुंची और आने वाले 2 दिन में हमारे पास मज़ीद 15 लाख डोजेस जो हैं वो पहुंच जाएंगी साइनोफार्म की, जो इसमें से जो हमने कुछ खरीदी हैं और 5 लाख के करीब जो हमें ग्रांट के तौर पे मिल रही हैं। उसके अलावा पीछे पाइपलाइन में मज़ीद बहुत सारी वैक्सीन्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे जैसे हमारे पास कंसाइनमेंट्स आती जाएंगी, वैक्सीनेशन का अमल और तेज़ होता जाएगा। शुरू में कुछ हज़ारों में थी, मगर अब हमारा इंशाल्लाह ताला ये इरादा है कि 1.5 लाख 1.5 लाख और इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह डेली जो है हम लोग स्केड्यूल करके तो वैक्सीनेशंस लगाएंगे। तो इससे डेफिनेटली एक अमल में तेज़ी आएगी और ईद के फ़ौरन बाद तमाम एज ग्रुप्स के लिए खोल दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन और इंशाल्लाह उनकी भी वैक्सीनेशन कुछ अरसे में शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा कि जब पहली लहर आई थी तो हमने अलग से जो कोरोना के पेशेंट्स के लिए सेंटर्स बना दिए गए थे। क्या इस बार भी हुकूमत इसके ऊपर कोई काम कर रही है कि अलग से सेंटर्स बना दिए जाता है? जैसे हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, तो हम पेशेंट्स को वहाँ पर मूव करवा सकें। जी, फील्ड हॉस्पिटल्स जो खोले गए थे, क्योंकि जो मेन हॉस्पिटल्स थे उनकी कैपेसिटी फिलअप हो रही थी, तो अब भी जाहिर है कि अगर ये हमारी अभी जो थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है, कहीं पे 85-90% तक हमारे वेंटिलेटर्स और बेड्स
जो है वो इस्तेमाल में है। अभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो लेटेस्ट डेटा मेरे पास है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश अभी है, मगर अगर ये गुंजाइश भी हमें फिल होती लगी तो फिर डेफिनेटली फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो दोबारा से खोल दिए जाएंगे। हमने क्या वेंटिलेटर्स के ऊपर काम किया है, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर काम किया है, क्योंकि हमने देखा कि हमारी कैपेसिटी उस हवाले से बहुत कम है, तो हमें जो सिचुएशन आते हुए नज़र आ रही है कि हमने उस पर काम किया, हमने मज़ीद मंगवाए हैं? जी देखिए, ऑक्सीजन की कैपेसिटी के इस वक्त बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हुकूमत जो है वो वर्किंग कर रही है और इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है इन एंटिसिपेशन कि अगर आने वाले दिनों में मज़ीद ज़रूरत पड़े। तो अभी तक जितनी ऑक्सीजन हमारी है वो तकरीबन उसमें से 80%, 75-80% जो है वो हॉस्पिटल्स को जा रही है और बाकी जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जा रही है। तो एक ऑप्शन ये भी जहन में है कि इंडस्ट्रीज़ वाली अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी डाइवर्ट कर देंगे हेल्थ सिस्टम्स की तरफ, और उसके अलावा इंपोर्ट के ऊपर भी जो है ऑक्सीजन के वो भी उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि अपने मतलब हल्का आबाद में देखे जिन लोगों को आप ज़ाती तौर पर जानते हैं, अब तो लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि हालत जो पहली वेव के दौरान होती थी, पहली लहर के दौरान थी, उससे ज़्यादा जो है जल्दी ख़राब हो रही है। लोग ऑक्सीजन पर जल्दी जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल जल्दी ड्रॉप हो रहा है, वेंटिलेटर्स पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या फिर ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं इसलिए ज़्यादा लोग जा रहे हैं? जी देखिए, पिछली दफ़ा की जो वेव थी, फर्स्ट वेव, उसमें मैक्सिमम जो क्रिटिकल पेशेंट्स है ना, डे का नंबर था वो 3500 के करीब था, 34 to 3500, और इस वक्त अभी से जो है वो हमारा 4500 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। तो ये डेफिनेटली शो कर रहा है कि इस वेव में बहुत ज़्यादा इजाफा है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो इसलिए जब तक हम लोग अपनी मास वैक्सीनेशन के टारगेट्स की तरफ नहीं पहुंचते तब तक तदाबीर जो है वही हमारे पास सोल्यूशन है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी मसलों का हल है। अगर तमाम कौम यकजा होकर और सब कोऑपरेट करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, ज़िम्मेदारी का सबूत दे आवाम, तो मेरे ख्याल में इससे बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने जो अपनी बात में बार बार यही कहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और मेरे ख्याल में इसी वजह से इम्प्लीमेंट जो है वो हमें करवाया जा रहा है। डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका सबसे बड़ा हिस्सा बनी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आपको वो सुना देते हैं। को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। वैक्सीन अगर आज हमारे पास आ भी जाती है फिर भी ये 1 साल लगेगा इसका इम्पैक्ट पड़ने पे, कि आज से हम टीके लगाने शुरू भी करें तो ये नीचे आने में टाइम लगेगा। जी, वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा वो आपने सुना। साथ मामला हमारे हमसाए मुल्क का है जिसका जिक्र कल वज़ीर आज़म साहब भी कर रहे थे, और पाकिस्तान में भी इस वक्त टॉप ट्रेंड है। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आने के बाद ईदी फाउंडेशन ने भारत को मदद की पेशकश की, और भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और ऑक्सीजन की कमी जैसे मुश्किल वक्त में खैर सगाली के जज्बे के तहत ईदी फाउंडेशन ने भारत को ये इमदाद की पेशकश कर दी है। ईदी फाउंडेशन की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा गया जिसमें फैसल ईदी ने कहा कि भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर दुख है, और हम कोरोना वायरस के इन हालात में आपकी मदद के लिए तैयार है, और इंसानियत के नाते भारतीय अवाम की मदद करना चाहते हैं। 50 जो हैं वो हम एम्बुलेंसेज वो भारत को देना चाहते हैं, अमले के समेत देना चाह रहे हैं। और फैसल ईदी ने अपने ख़त में भारतीय वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए 50 एम्बुलेंसेज जो हैं वो फराहम करने की जो पेशकश की है वो इंतहाई अहम है ऐसे वक्त में, क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि हमारा हमसाया हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है, हमने अपने हमसाए के साथ अच्छा सलूक करना है। और इस वबा से कोई मुल्क अकेला नहीं लड़ सकता, पूरी दुनिया को लड़ना है। हर मुल्क को जो है इसका हिस्सा बनना है। अगर कोई मुश्किल में है हम उसकी जितनी मदद कर सकते हैं हमें मदद करनी है। जो खौफनाक वीडियो सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली वो वीडियोस हैं, अल्लाह आसानियां पैदा करे, इंसानियत का दर्स देता है। और ये खैर सगाली का जज्बा दिखाते हुए जिस तरह से फैसल ईदी ने पेशकश कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह आपने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर एक भारतीय पुलिस वाला जो है वो ऐलान कर रहा है, और वो ऐलान ये कर रहा है कि हमने सुना है कि अल्लाह ताला रोज़ादारों की जो है दुआ जल्द कबूल करता है, जल्दी कबूल करता है। तो रोज़ादार जो है मुसलमान भाई जो हैं वो दुआ करें कि भारत के अंदर से
जो ये मसाइल हैं, जो वबा है, इसका जोर टूट जाए। आप देखें कि इतने वहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप लोग खुसूसी जो है दुआएं करें। भारत इस वक्त कोरोना वबा के बायस बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों की तादाद में नए मरीज सामने आ रहे हैं। कई रियासतों में तो अस्पतालों में कोरोना मुतासिरीन के लिए जगह ही नहीं है। राहदारियों की बात की जाए तो राहदारियों में लिटाया हुआ है। ऐसे जो इटली में हमने हालात देखे थे ना, वो हालात नजर भारत में देख रहे हैं कि रोड्स पर लोग अपने मरीजों को लेकर बैठे हुए हैं। और लड़कों की हमने वीडियोस देखी, बाप एक बोल रहा है कि भी मैं अपने बच्चे को लेकर सुबह से शाम हो गई है, मैं अस्पतालों के चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे कहीं पर ऑक्सीजन या मुझे कहीं पर बेड नहीं मिल रहा। आप सोचें कि इस सूरत हाल में जब आप अपने प्यारों को तड़पते हुए देखते हैं तो क्या बीतती है एक इंसान पर। और इस वक्त भारत का जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो बहुत ही क्रिटिकल है, जिसके बिना पर ईदी साहब ने जो है वो ये फैसला किया। तो ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। फैसल ईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाक भारत कशीदा ताल्लुकात और नरेंद्र मोदी की खास सोच के बावजूद आपने भारत को मुश्किल वक्त में मदद करने की ऑफ़र की है, ये ख्याल आपको आया है, जिसको पाकिस्तानियों ने भी बहुत सराहा है, भारत में भी बहुत सराहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, इस वक्त जो है वो हमें सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। और हिंदुस्तान की जो हालत है, जो हम मीडिया पे देख रहे हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। और जो रिपोर्ट हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे जो अंदाज़ा हो रहा है कि हलाकतें हैं। तो ये सूरत हाल देख के जो है वो हमारा जो है वो इंसानी नाते जो है वो हमारा जो दिल था वो काफ़ी अफसरदा था। इसलिए मैंने जो है वो मशवरा करके फिर लेटर लिख दिया मोदी साहब को कि आप हमें अगर इजाज़त दें तो हम हिंदुस्तान में बिला किसी तफरीक के, बिला किसी जो है वो मतलब इंटरेस्ट के आके जो है वो प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडियन जो आवाम है उनकी मदद करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि उनका लेटर जो है वो चला तो गया है, ईमेल मैंने कर दिया है इंडियन और पाकिस्तान में जो इंडियन सफ़ीर हैं उनको भी जो है वो ईमेल कर दिया है। अब उनका अगर रिस्पांस पॉजिटिव में आता है, पाकिस्तान के भी जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर वहाँ से हाँ में अगर जवाब आता है तो इनकी फैसिलिटेशन की हमें बहुत ज़रूरत होगी। इनकी फैसिलिटेशन के बगैर जो है वो हम आसानी से नहीं जा सकेंगे और जल्दी नहीं जा सकेंगे। तो देखते हैं कि अगर दोनों ममालिक अगर राज दें तो हम तो ज़हनी तौर पे और अमली तौर पे तैयार हैं। फैसल, आपने कहा कि हमें इस वक्त जो कि हालात हैं भारत में, हमें सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। अगर भारत आपकी ऑफ़र को तस्लीम कर लेता है तो ये पाकिस्तान और भारत की आवाम के लिए कितना खुशाइन साबित हो सकता है? देखें, मैं फिर से यही कहूँगा कि सियासत से बालातर होकर अगर समाजी मामलों की तरफ देखा जाए तो समाजी तौर पे आवाम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमारे सियासतदान और हमारी जो कुछ हालात ऐसे बने रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, मगर आवाम जो है वो इतनी शिद्दत नहीं रखते अपने दिलों में। और मुझे उम्मीद है कि इससे एक अच्छा जेस्चर जाएगा पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी कि हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकते हैं। और इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो ज़लज़ला आया था कश्मीर में 2005 में, तो हिंदुस्तान की भी इमदाद आई थी इसमें। और मुख्तलिफ दीगर जो है वो बड़े जो पाकिस्तान में डिज़ास्टर्स आए हैं उसमें इंडिया ने हमारी मदद की है। तो इसलिए इस वक्त जो इंडिया की आवाम जो तकलीफ़ में है, हमने सोचा कि ठीक है। फैसल ईदी साहब, हमें ये भी बताएं कि इस वक्त भारत को कोरोना से जंग में किन खिदमात की अशद ज़रूरत है? आपका इदारा इस मुश्किल घड़ी में भारत की क्या मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है? वैसे इनको अभी तो विशाल ज़रूरत जो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन की है, लेकिन ऑक्सीजन इस वक्त शॉर्ट है। इवन पाकिस्तान में भी जो है वो ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस हवाले से तो नहीं की जा सकती। लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल हमने जो टीवी में देखी है, लोग रिक्शों में और जो है वो गाड़ियों के अंदर अपने प्यारों की लाशों को लेके जा रहे हैं, बीमारों को लेके जा रहे हैं। तो हमारी 50 एम्बुलेंस है, कोई बड़ी तादाद तो नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तकलीफ़ के अंदर अगर हम मतलब उस चिड़िया की तरह हैं कि अपनी चोंच में लगी हुई आग को जो है वो पानी फेंक रही थी, तो किसी ने उसकी मजाक उड़ाई कि क्या कर लोगे, लेकिन इससे क्या हो जाएगा। लेकिन उसमें चिड़िया ने कहा कि कम से कम मैं उसमें से तो होंगी जो आग बुझाने वाले में है। तो इस तरह से जो है वो हमारी मदद होगी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो है वो जो भी मदद हो सकेगी हम 24 घंटे वहाँ पे काम करेंगे। फैसल, क्या आप इस मुश्किल वक्त में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को मदद फराहम करने की हिमायत करेंगे, और पाकिस्तान रियासती सतह पर इस वक्त भारत की क्या मदद कर सकता है? अमूमन दोनों ममालिक एक दूसरे को बड़े डिज़ास्टर्स में मदद करते रहे हैं और ये तारीख रही है। बहुत सारे मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में पाकिस्तान ने और इंडिया ने दोनों ने जो है वो एक दूसरे की मदद की है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और
इसी चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह पहल करनी चाहिए। और इंडिया इस वक्त तकलीफ़ में है, कल मुमकिन है हम इस वक्त कल हम मुश्किल में हो, तकलीफ़ में हो, तो सबसे करीब जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया है जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे। एक दूसरे की मदद आएंगे तो हम जो है वो एक दूसरे के लिए कारआमद साबित होंगे, एक दूसरे की जानें बचाने में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज पूल होंगे तो एक दूसरे की ज़्यादा मदद। फैसलिटी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, बहुत अच्छा जज्बा है। और ये जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे शाल, इस वबा को हराना है तो हम सबको एक होना होगा, पूरी दुनिया को एक होना होगा। ख़ास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचना होगा कि तरक्की पजीर ममालिक की मदद कैसे करनी है, तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी होगी। यहाँ पर हमजा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, सूबा पंजाब की बात करते हैं। कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन हम बार बार बात करते हैं बिगड़ती जा रही है। लाहौर में कोरोना वायरस की शिद्दत में तेज़ी के बायस हलाकतों में भी इजाफा इस वक्त जारी है। अस्पतालों की बात करें तो कोरोना के सैकड़ों मरीज जो हैं इस वक्त दाखिल हैं और उनमें से बहुत सारे तशवीशनाक हालत में और वेंटिलेटर पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है। हमारे हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता चला जा रहा है और बात की जा रही है कि लाहौर बदतरीन शहरों में शामिल है कि जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। कोरोना मरीज़ों में इजाफे की वजह से अस्पतालों के ICUs जो हैं वो 93% से ज़ायद भर गए हैं, यानी कि 93% उससे ज़ायद भर चुके हुए हैं। और शहर में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र कौमी राब्ता कमेटी में लाहौर के अंदर 14 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की सिफारिशात भी पेश की गई थी, लेकिन अभी तक जो है इस पर फैसला नहीं किया गया। कल जो है फैसले ये लिए गए कि हम सख्ती से SOPs पर अमल करवाएंगे। लेकिन सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए? अवाम अगर इस तरह से SOPs पर अमल दरामद नहीं करती तो एक्शन क्या लिया जाता है? इन सब के ऊपर भी बात होनी चाहिए। हम बिल्कुल ऐसे ही है। और महकमा सेहत ने कौमी राब्ता कमेटी को मजीद सख्त SOPs अपनाने की सिफारिशात भी की थी, जबकि हम अवाम की बात कर रहे हैं शाल, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा अमल कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। और अगर हम SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं तो यकीन कीजिए सिर्फ हम नहीं, हमारी फैमिलीज भी खतरे में हैं और आप लोगों से फिर मिलने वाली जो फैमिलीज हैं वो भी खतरे में हैं। पता नहीं एक शख्स कितने लोगों को आगे जो है इस वायरस को मुंतकिल कर सकता है। आप कैरियर हो सकते हैं, आप घर जाएंगे, आपके बच्चे आपसे इन्फेक्ट हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बरान हो सकते हैं। इसलिए जो बाहर निकल रहा है उसे एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर वो महफूज है तो ही उसके घर वाले महफूज हैं। हम ये सोच लेते हैं कि हम अभी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, हम डाइट बड़ी अच्छी लेते हैं, इसलिए हम महफूज हैं। पाकिस्तानियों को तो पहली लहर में भी जी कुछ नहीं हुआ था, ये जो तीसरी लहर है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह करे कि आपको कोई केस ऐसा नज़र ना आए जो आपके हल्का या अहबाब में हो, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा बरतिए। क्या इंतज़ामिया काम कर रही है, इंतज़ामिया किस तरीके से इंशेगी, SOPs पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा? कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पंजाब समेत पाकिस्तान भर में अब जो कोरोना केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। असद उमर साहब भी कई बार इजहार कर चुके हैं कि अवाम एहतियात और SOPs को लेकर गैर संजीदा है। इंतज़ामिया इस मामले में बेबस हमें क्यों नज़र आ रही है? आपने तो ऐलानात किए थे कि सख्त जुर्माने किए जाएंगे, सजाएं दी जाएंगी, लेकिन कितना असर हुआ? देखिए जी, इंतज़ामिया तो आपके सामने है। पिछले तकरीबन 1 माह से काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ न सिर्फ मास्क वेयरिंग पे बल्कि SOP कंप्लाइंस के ऊपर भी आपको देखने को नज़र आई होंगी। काफ़ी अवेयरनेस भी रेस की इसमें, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके एक ओवरऑल आपको सूरत हाल इस तरह की नज़र आती है जहाँ पर कम से कम लाहौर के अंदर अगर आप देखें जहाँ भी बाहर निकलेंगे लोगों ने मास्क पहना हुआ है, एक अवेयरनेस बहरहाल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिचुएशन जिस तेज़ी से ऊपर जा रही थी, अगर ये सख्तियाँ ना हुई होती और इस तरह से अमल दरामद ना हुआ होता तो शायद ये ज़्यादा तेज़ी से केसेस ऊपर जा रहे होते। अब ये काइंड ऑफ प्लेटो कर गए हुए हैं। सूरत हाल नीचे की तरफ तो ऑब्वियसली नहीं आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हो। और यकीनन इसमें सिर्फ इंतज़ामिया जो है उसकी सख्ती या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इसमें लोगों के ताउन की भी ज़रूरत है। आपको पता है माह रमज़ान में हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी नेचर इस तरह की बन जाती है कि उस पर SOP की कंप्लायंस कराना
आम दिनों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। चूँकि रोज़ा बहरहाल सब लोगों ने रखा हुआ है, रोज़े की सहरी और अफ्तारी के हवाले से ख़रीदारी भी सब लोगों ने करनी है, तो हमारे लिए ये चैलेंजिंग ज़रूर होता है कि हम लोगों का बिज़नेस भी चलते रहने दें, उनकी ज़रूरियात भी पूरी होने दें, लेकिन साथ साथ SOP की कंप्लाइंस भी कराएं, जिसके ऊपर लाहौर की इंतज़ामिया जो है वो कोशिश कर रही है। और अब आपको विजिबल चेंज एक ओवरऑल नज़र आती है बेहतरी की साइड पर, बट ऑब्वियसली इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और NCOC की सतह पर कहा जा रहा है कि हमारे पास जो बेड्स कम पड़ रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा कहें हेल्थ का, तो बहुत ही उस पर दबाव पड़ रहा है, बहुत ही कमज़ोर है हमारा। इस वक्त लाहौर डिवीज़न के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं उनकी कमी वाकई में है? जो हम सुन रहे हैं वो बात दुरुस्त है? देखिए, ऑन अ केस टू केस बेस अगर आप देखेंगे, हो सकता है कुछ अस्पताल ऐसे हों जहाँ पे खाली बेड्स जो है वो कम रह गए हों या वेंटिलेटर्स कम रह गए हों, लेकिन ओवरऑल हमारे पास अच्छे खासे वेंटिलेटर्स, नियरली 50 वेंटिलेटर सिस्टम में अवेलेबल है। सिर्फ लाहौर शहर की अगर आप बात करें, डिवीज़न के अंदर ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस वक्त लाहौर में है, लेकिन 50 एक वेंटिलेटर ऑन एनी गिवन डे अवेलेबल होते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, और ज़रूरत पड़ने पर इस नंबर को बढ़ाया भी जा सकता है। बट ये बात दुरुस्त है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इस वक्त स्ट्रेस आया हुआ है, और जिस तरह से हम चाह रहे थे कि वो स्ट्रेस रिलीव हो, उस तरह से उसमें जो है वो कमी नहीं देखने को मिल रही। अलबत्ता ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा भी नहीं है, हेल्थ सिस्टम को साथ साथ इम्प्रूव भी किया गया है। यानी कि अभी अगर आपको हम बता रहे हैं कि ये 50 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, तो आज से 15 दिन पहले सिस्टम में मज़ीद वेंटिलेटर्स भी ऐड हुए हैं। तो जहाँ इस वक्त वेकेंट वेंटिलेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे शायद 15 दिन पहले ये वैकेंसी ना होती, बिकॉज सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाई गई हैं, एडिशंस की गई हैं वेंटिलेटर्स की भी और बेड्स की भी। सो कैपेसिटी जो है वो ओवरऑल स्ट्रेच हुई भी है, और लेकिन ऐसा तासुर दुरुस्त नहीं है कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है या बेड्स अवेलेबल नहीं है, अभी भी अवेलेबिलिटी है। ठीक है कमिश्नर साहब, अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पर ये हमें पता लगता है कि कोरोना मुस्बत केसेस की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा शायद लाहौर में ही है, और सिर्फ लाहौर की हद तक कि आप समझते हैं कि अब हमें इससे भी ज़्यादा सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है? जो एहतियाती तदाबीर है कि मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, यानी कि एक दूसरे से जो है मुनासिब फासला रखें आप, क्या उससे सख्त फैसले यानी कि लॉकडाउन का वक्त भी आ पहुँचा है? आप क्या तजवीज़ करते हैं? जी, सख्त फैसले बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है पॉजिटिविटी का, इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। पॉजिटिविटी के जो यार्डस्टिक है वो गालिबन इतनी दुरुस्त यार्डस्टिक नहीं है। उसकी वजह यह है कि पॉजिटिविटी ऑन एनी गिवन डे नंबर ऑफ़ टेस्ट्स के साथ एसोसिएट कर रही होती है। जिस दिन आप ज़्यादा टेस्ट करते हैं उस दिन आपकी पॉजिटिविटी कम होती है, जिस दिन कम टेस्ट होते हैं उस दिन पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो ऑब्वियसली हमारे हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स और उनकी तादाद और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद, ये एक ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है बजाय इसके कि हम पॉजिटिविटी को देखें। पॉजिटिविटी की अगर आप बात करें तो आज से 12-14 दिन पहले हमारी पॉजिटिविटी जो थी वो लगभग 30 के आसपास थी। तो लेकिन अगर आप देखेंगे अब आपको जो पॉजिटिविटी की एवरेज नज़र आ रही है वो 18 के आसपास नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये कोई ज़्यादा बेहतर यार्डस्टिक नहीं है या ज़्यादा बेहतर क्राइटेरिया नहीं है पॉजिटिविटी को देखना। अलबत्ता हॉस्पिटल एडमिशंस एक वक्त में कितने ज़्यादा क्रिटिकल लोग हमारे पास मौजूद हैं, कितने लोगों ने वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, या कितने हमारे पास ऑन अ डे टू डे बेसिस नए पेशेंट्स ऐड हो रहे हैं, वो एक ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है। उसको अगर आप देखेंगे ऑन अ वीकली एवरेज बेसिस तो उसमें थोड़ा सा इजाफा ज़रूर नज़र आता है। और यकीनन दिस कॉल्स फॉर एन ओवरऑल रिव्यू ऑफ द सिचुएशन कि हमारे जो इस वक्त मेजर्स हमने लिए हुए हैं उसको कैसे सख्त किया जा सकता है, इसमें बेहतरी जो है वो लाई जा सके इस इंडिकेटर को नीचे लाने के लिए। कमिश्नर साहब, आम रवैये की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कम हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ज़रिए इंतज़ामिया इस मामले से कैसे निमट रही है? एहतियात ना बरतने वाले शहरी जो हैं उन और मार्केट्स पर जो जुर्माने कहा गया था कि किए जाएंगे, सज़ाएँ दी जाएंगी, उस हवाले से किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं चंद आपके सामने फिगर्स रख देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो ज़िली इंतज़ामिया है वो ख़ास तौर पर लाहौर की जो ज़िली इंतज़ामिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है वो कितने एफ़र्ट्स कर रही है या कितने मेजर्स ले रही है। अगर हम फरवरी से मार्च को कंपेयर करें तो फरवरी के महीने में तकरीबन
6000 इंस्पेक्शंस जो थी वो देखी गई कि पूरे लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 6-6,500 इंस्पेक्शंस हुई। अगर मार्च के महीने में देखें तो ये इंस्पेक्शंस तकरीबन 13,000 से ज़ायद हुई हैं। तो ये आपको इससे नज़र आएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो एफ़र्ट है वो यहाँ पर डबल हुई है मार्च के महीने में, कि उन्होंने फरवरी के निस्बत मार्च में डबल इंस्पेक्शंस किए। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ़ वायलेशंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ वायलेशंस जो रिपोर्ट हुई उनका नंबर भी तकरीबन डबल है। अच्छा, यानी कि फरवरी के महीने में लगभग 500 वायलेशंस रिपोर्ट होती हैं और मार्च के महीने में चूँकि इंस्पेक्शंस डबल हुई हैं इसलिए तकरीबन 1100 समथिंग वायलेशंस रिपोर्ट हुई हैं। और अगर आप जुर्मानों की बात करेंगे तो जुर्माने फरवरी के महीने में तकरीबन 7-7.5 लाख किए गए, जबकि मार्च के महीने में तकरीबन 16 लाख जुर्माने किए गए। तो ये वो इंटेंट है जो आपको नज़र आ रही है कि जैसे जैसे ज़्यादा इंस्पेक्शंस हो रही हैं, जैसे ज़्यादा वायलेशंस नज़र आ रही हैं, वैसे वैसे इंतज़ामिया जो है वो ज़्यादा सख्ती भी कर रही है। इसी तरह अगर आप FIRs की बात करें तो वो फरवरी के महीने में तकरीबन 550 हुई और मार्च के महीने में तकरीबन 1150 हुई। इसी तरह अगर आप अप्रैल देखेंगे, अप्रैल अभी चूँकि ऑन गोइंग है इसलिए उसके फिगर्स जो हैं वो बहरहाल फरवरी से अभी भी ज़्यादा हो चुके हुए हैं। जब अप्रैल ख़त्म होगा तो मुझे लग ये रहा है कि मार्च से ज़्यादा एफर्ट हमें अप्रैल में नज़र आएगी। तो इंतज़ामिया जो है वो अपने तौर पर एक ओवरऑल सख्ती किए हुए है। एक हमने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई हुई है कि कोविड को लेके हमारी जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो है। हालांकि इंतज़ामिया ने और भी बहुत सारे एक्शंस करने होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी एक्शन को मुनफरिद करना चाहें कोविड के पर्सपेक्टिव में तो कोविड में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब हमें ये भी बता दीजिएगा कि बज़ाहिर लॉकडाउन ही इस सूरत हाल का वाहिद हल जो है वो नज़र आ रहा है। अब बात भी हो रही है सोशल मीडिया पर, लोग जो है कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। फिर पंजाब के हवाले से बातें सामने आई कि ये तजवीज़ दी गई थी कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर लगा दिया जाए। क्या लाहौर शहर की सूरत हाल को देखते हुए ऐसा फ़ैसला किया जा सकता है आने वाले दिनों में ईद से पहले? जी बिल्कुल, फ़ैसले तो बिल्कुल ये मुश्किल फ़ैसले हैं। मैं ये बताऊंगा आपको कि ये हमारी अंडर कंसिडरेशन रहा पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से, जब से ये सूरत हाल बढ़ रही है। और पिछले साल की जून वाले नंबर्स को हमने क्रॉस किया तो एक काइंड ऑफ ओवरऑल लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर ये फीलिंग थी कि हमें दोबारा से लॉकडाउन पे जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल हुकूमत की ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम लोगों को साथ मिलाएं और SOPs की कंप्लायंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर ये सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो मामला लॉकडाउन की तरफ जा सकता है, जिसका बार बार इशारा जो है वो दिया गया है लोगों को। और हमें अल्टीमेटली लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए लॉकडाउन करना पड़ सकता है, लेकिन उसके फार रीचिंग इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसलिए हमें चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस बात को रियलाइज़ करें और वो नौबत ना आने दें जहाँ पे हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। और SOP कंप्लायंस के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दें। जो मार्केट के टाइमिंग्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स हैं, मास्क वेयरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, हाथ अपने बार बार धोएं, अपने चेहरे को टच ना करें, ये बेसिक बातें हैं। अब हमें अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा लेना चाहिए और अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान। ठीक है, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा इशाल, वज़ीर आज़म जो बार बार बात करते हैं हमारी जो मईशत है वो मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकती है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी जो है वो उनकी दुहाइयां शुरू हो जाती हैं कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया, हमारा कारोबार बंद ना करो, हमारा ये चीज़ बंद ना करो। बिल्कुल, तो उससे बेहतर है अगर आपको लॉकडाउन से बचना है तो एहतियात कर लीजिए। अगर आपको अपनी जानें महफूज रखनी है, अपने अपनों को महफूज रखना है तो एहतियात, अपने मुल्क को महफूज रखना है। ये देखें, हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी मामला देख रहे हैं कि कितनी ग़िज़ाई किल्लत जो है उसका सामना करना पड़ा इस कोरोना वबा के बाद। अब वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगाया जाए, इसीलिए नहीं चाहते कि मुल्क तो चलता रहे, मईशत बहुत मुश्किल से बेहतर हो रही है, कुछ अशारिये जो हैं बेहतर होना शुरू हुए हैं, तो फिर हमें लॉकडाउन में ना जाना पड़े। लेकिन ये हमारी कोशिशों से होगा कि अगर हम कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं हमजा कि आज अगर हम बाहर निकलें और हम देखें तो जो कहा जाता है कि 50% SOPs पर अमल दरामद हो रहा है वो 50 से 100 पर आ जाए और तमाम लोग SOPs को फॉलो कर रहे हों अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए और अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। चलें, हम उम्मीद करते हैं और आपसे यही बार बार कहेंगे कि जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, मीडिया की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से, उस पर अमल कीजिए। आगे बढ़ेंगे
आज दुनिया भर में जो है कसीरुल जहती ताउन और सिफारतकारी का दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे जी, इस दिन इस बात का यादा किया जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मुख्तलिफ ममालिक के बाहमी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल कराया जाएगा। मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान किसी भी तरह के इख्तलाफात को कसीरुल जहती ताउन के ज़रिए फ़ैसला साजी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करके उसका पुरअमन हल निकाला जाए। हाँ, कि तमाम फरीक उस पर मुत्तफिक भी हुए कैसा हल निकाला जाए। दिन पहली बार जो है 24 अप्रैल को 2019 में जो है मनाया गया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आलमी कवानीन की पासदारी और मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान ताउन को फ़रोग देना होगा। मगर दूसरी जानिब जब हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं और उसके किरदार की बात करते हैं तो फिर कई जो हैं क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लग जाते हैं। फ़लस्तीन में बरस हा बरस से बेगुनाह आवाम का खून बह रहा है, इस पर सिफारतकारी का मामला क्या हुआ? कश्मीर का मामला 70,000 से ज़ायद कश्मीरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। और अगर हम इराक़ की बात कर लें, अफ़गानिस्तान की जंगों की बात कर लें तो लाखों अवाम जान से जा चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ पर हमें खामोश नज़र आता है। या फिर कह लें कि जो जंगज़दा इलाके हैं उन पर हम मातम क्यों हो बाद में वो हमें नज़र आता है, लेकिन हम उससे पहले उनके जो तनाज़ात हैं उनका कोई हल निकालें, उनको तबाह होने से बचा लें, ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। हाँ, इस हकीकत के पेश नज़र दुनिया के ममालिक के ज़ेर निगरानी एक नई अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की ज़रूरत है, जो तजावीज़ दी जाती हैं जो हकीकी तौर पर कुछ काम करे और अमरीका और उसके इत्तेहादियों के दबाव से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। ये मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। जब क्वेश्चन उठते हैं, जब सवालात उठते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर, तो फिर ये होते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ नजम साकिब साहब मौजूद हैं, साबिक सिफारतकार हैं। नजम साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, आप एक मंजे हुए सिफारतकार रहे हैं और आज का दिन, ठीक है सर, आज का दिन इतना खुसूसी क्यों है? इसको मनाना क्यों चाहिए? इसकी अहमियत क्या है? इसको मनाने से कोई फ़ायदा भी होगा? सबसे पहले तो मैं हमज़ा आपसे और इशाल से ये कहूँगा कि आप दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। और ये जो 92 का है ना, कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान में नज़र रखे हुए है बल्कि दुनिया भर में, क्योंकि जब 2018 में दिसंबर में इस दिन को मनाने की बात हुई थी जी, तो उसमें ये था कि इसको एजुकेशनल वे में और इसको मीडिया के ज़रिए जो है वो इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। तो इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2018 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और फिर उसके बाद 2019 में मनाया गया, 20 में, और आज का दिन है जी। इसमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये मल्टीलैटरल क्या होता है। ये जो बहुत सारे मुल्क हैं इनका क्यों इकट्ठा होना ज़रूरी है। आपने अभी बात की कि जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कश्मीर का हल नहीं हो रहा, फ़लस्तीन का हल नहीं हो रहा। तो इसमें दो मुख्तलिफ राय हैं। एक राय है जो ये कहती है कि जी जब 1967 में या 1973 में मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स आई थी तो यूनाइटेड नेशंस ने अपना किरदार अदा किया था। इसी तरह से अगर आप 1962 का देखिए, क्यूबा क्राइसिस देखिए, तो उसमें जो उस वक्त ऊथा थे उन्होंने अपना रोल अदा किया और उस बहुत बड़ी एक मुसीबत से हमें बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ कहने वाले लोग हैं, अच्छा फिर ये बताइए सेरेब्रेंका में क्या हुआ, दारफूर का क्यों नहीं हो सका, सीरिया में क्यों नहीं ये हो रहा, अफगानिस्तान इराक में क्यों नहीं हो रहा, और सबसे बढ़ के जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है और फ़लस्तीन का मसला, ये दो मसाइल ऐसे हैं जिस पे कि यूनाइटेड नेशंस मानती है, वो कहती है कि हाँ जी जम्मू और कश्मीर का मसला जो है वो अमन के लिए सिक्योरिटी का मसला है और वो हल होना चाहिए, और उसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मुत्तफिक का रेजोल्यूशंस हैं। अब उसमें कुछ सियासत हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, यानी मुख्तलिफ मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। बहरहाल ये तय है कि यूनाइटेड नेशंस जो 1945 के बाद वजूद में आई, उसका वजूद में रहना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं होता हमजा कि आप एक मसला आया है और आप कहें कि जी यूनाइटेड नेशंस इसको क्यों नहीं हल कर रही। ठीक है, देखिए उसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले ये है कि एक रेजोल्यूशन पास होता है, फिर उसको रीइटरेट किया जाता है, फिर उसके बाद एक दफ़ा और कहा जाता है। उसमें यह है कि हिंदुस्तान ने उस पर अमल पैरा होना है। अब अगर एक मुल्क जो है वो हठधर्मी दिखाए, याद रहे कि हिंदुस्तान खुद उस करारदाद का हिस्सा है जिसमें यह कहा गया कि एक रेफरेंडम होगा, प्लेबिसिट होगा, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो कश्मीरी हैं वो ये फैसला करेंगे
कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और ये जो करारदाद है ये हिंदुस्तान खुद लेके गया था यूनाइटेड नेशंस में। अब ये है कि यूनाइटेड नेशंस क्या करे जी। अब आपने सारी दुनिया ने मान लिया कि हाँ जी कश्मीर का हाल इस तरह से होना चाहिए। अब ये है कि हिंदुस्तान की हठधर्मी जो है और ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल है जिसमें यह है कि अब यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में क्या कर सकती है कि आप 370 और 35A और उसके बाद उसको यूनियन का हिस्सा बना लिया, यानी ये बताया पूरी दुनिया को कि हम और धांधली से कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त अक़वाम यानी आलम को अगर सिक्योरिटी और पीस की बात है तो उसमें जनूबी एशिया और खास तौर पे ये हमारा वाला जो इलाका है ये बहुत वॉलेटाइल है, बड़ा वल्नरेबल है। सॉरी टू कट यू सर, प्रॉब्लम ये है कि हम देखते हैं कि एक मुल्क ने कह दिया, हठधर्मी दिखाई कि जी कि मैं आपकी बात नहीं मानता, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ ना किया। जब कोई कमजोर मुल्क ये बात करता है तो अक़वाम मुत्तहिदा उसको फोर्स करता है कि ये काम आपने करना है। ये दो जो है मतलब डबल फेस कहा जाए तो ऐसा क्यों है? तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा इस तरफ से ये भी नजर आता है कि जो ताकतवर ममालिक है उनके प्रेशर में भी है। ऐसा ही है और इसी को डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और यही वो एक चीज है जो कि यूनाइटेड नेशंस के बड़े चमकदार और रोशन माथे के ऊपर एक छोटा सा काला दाग है कि जब आप छोटे मुल्कों की बात होती है तो आपको अपनी मजबूरियां याद आ जाती हैं। आप कहते हैं जी वो नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा। और जब ताकतवर मुल्क जो हैं उनकी बात आती है तो आप फौरी तौर पे वहां पे अचानक एक मीटिंग होती है और उसमें फैसला होता है कि फलां मुल्क में इस वक्त जमहूरियत खतरे में है, लिहाजा वहां पे सिक्योरिटी ये जो पीस फोर्सेज हैं ये भेजी जाएं और उसके बाद वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही पलट दी जाती है। ये बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, दोनों आप बड़े पढ़े लिखे हैं और अभी आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया कि आप बहुत ज्यादा समझदार पढ़े लिखे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर ताकत का मुकाबला ताकत से ही किया जा सकता है तो फिर कमजोर ममालिक क्या करें? ये वो एक चीज है हमजा और इशाल आप दोनों के लिए, इसी में आपकी डिप्लोमेटिक प्रोवेस का पता चलता है। अच्छा, यही वो चीज है। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस में चले जाएं, यूनाइटेड नेशन में चले जाएं, वहां पे मुख्तलिफ सिक्योरिटी काउंसिल के देखें, जनरल असेंबली के इजलास देखें तो आपको पता लगेगा जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट है वो अपने इल्म और मुशाहिदे की बेसिस पे, क्योंकि ताकत तो हमारे पास नहीं है, हम लोग तो खुद IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, हमारे मसाइल हैं, लेकिन आपके पास इल्म हो और आपका मुशाहिदा तेज हो तो आप मजबूर कर सकते हैं। यही वजह है कि जब ये 5 अगस्त 2019 का वाकया पेश आता है तो उसके बाद हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की तकरीरें नहीं हुई पहले, इस तरह से बात नहीं हुई, लिहाजा पाकिस्तान जो कर सकता है यकीन रखिए कि कर रहा है। सर, अक़वाम मुत्तहिदा को फिर बाइख्तियार किस तरह से बनाया जाए ताकि जो गरीब ममालिक है उनकी भी सुनवाई हो सके? इसका बहुत आसान हल है। अगर आप दोनों ने और हम सब ने पिछले दिन सिक्योरिटी डायलॉग हुआ इस्लामाबाद में, उसमें अगर आपने अपने वजीर आजम को सुना है, उसमें अगर आपने अपने सिपा सालार को सुना है तो उन्होंने 2-3 बातें बड़ी काम की हैं जिन पे कि इस वक्त मुझे पता है। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। विशाल, पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क हैं, बचपन से पढ़ते भी आए हैं, इस पर यकीन भी रखते हैं और जिसकी समाजी और इक्तिसादी तरक्की का दारोमदार ज़राअत पर है, ये भी हमने पढ़ा है, सुना है हर एक से, मगर इसके बावजूद हम ग़िज़ाई शोबे में खुद कफ़ील नहीं हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में जो करोड़ों अफराद हैं वो भी इस वक्त ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से कद में छोटे रह जाते हैं, उनके जिस्म लागर नज़र आते हैं, जिसामत उतनी नहीं बढ़ती, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए एज के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका जिक्र वज़ीर आज़म साहब ने, आपको याद होगा, अपनी पहली तकरीर में भी किया था। स्टंटेड ग्रोथ की वो बात कर रहे थे, यही वो बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ तस्वीर भी दिखाई थी। और अगर पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल इसी तरह संगीन रही तो मुस्तक़बिल की नस्लें कमज़ोर होंगी, लागर और सेहत के खदशात से दो चार हो जाएंगी। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ना करे कि हमें इस सूरत हाल से दो चार होना पड़े। रही सही कसर जो है कोरोना वबा ने निकाल दी है, क्योंकि इस वक्त अब अगर हम देखें तो ग़िज़ाई किल्लत
किल्लत का हमें सामना है। कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा, लोगों के ज़राए आमदन में ख़तरनाक हद तक कमी, ये सब वजह बन रही हैं ग़िज़ाई किल्लत की, या ग़िज़ाई जो हम कहते हैं कि इस वक्त हमें हम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। तो ये वजूहात हैं, लाखों पाकिस्तानी इससे मुतासिर हो रहे हैं। हाँ, तशवीशनाक बात इशाल साथ ये भी है कि ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से इंसानी और मुआशी तरक्की जो है वो बुरी तरह मुतासिर होती है। ग़िज़ाई बहरान और भूख से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को जामे हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। ग़िज़ा, सेहत और मुआशी निज़ाम को तो हमें बेहतर करना ही करना है और ग़िज़ाई पैदावार और तकसीम को मुनसिफाना अंदाज में तब्दील, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें, और ये बहुत ज़रूरी है। और तभी हम बहरान से बचा जा सकते हैं, हम तभी बहरान से बच सकते हैं, ग़िज़ाई जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बच सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, हमारी आने वाली नस्लें इस ग़िज़ाई किल्लत से महफूज हो सकती हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म अपनी खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोविड-19 बहरान ने दुनिया भर में जो है पहले से ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 59 करोड़ जो अफराद हैं, एक अंदाजे के मुताबिक उनमें 13 करोड़ 20 लाख का मजीद इजाफा कर दिया है। क्या आपके पास पाकिस्तान के हवाले से कोई आदादो शुमार हैं कि यहाँ कोरोना की वजह से खुसूसी तौर पर ग़िज़ाई किल्लत में कितना इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आप कह लें कि पाकिस्तान में जो आप पिछले साल में, एक साल में जो प्रोडक्शन हुई है हमारी, वो दूध के हवाले से देख लें, गोश्त के हवाले से देखें, इसमें गंदम की बात कर लें, हम चावल की बात कर लें, मकई और चीनी। सो प्रोडक्शन जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सो सालाना हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है। सो पहला तो होता है कि सप्लाई पूरी है या नहीं है, सप्लाई बढ़ी है। और दूसरा, जहाँ कहीं गैप आया था गंदम पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि अफोर्डेबिलिटी की बात है। अफोर्डेबिलिटी में ऐसा इशू हो सकता था कि अगर लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी ना रही हो तो बेशक गंदम ग़िज़ा मौजूद भी हो और वो ख़रीद ना कर सकें तो फिर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लोग हो जाते हैं। लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट ने तकरीबन $150 अरब रुपया जो है वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले या $2 पर डे से जो कम इनकम वाले लोग थे उनको 150 अरब रुपया जो इसमें था कोरोना के दौरान, जो पेंडेमिक जब पीक पे था, तो 150 अरब रुपया गवर्नमेंट ने तकसीम किया बड़े मेरिट पे। सो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम कम नहीं हुई, लोगों की इनकम निस्बतन बढ़ी है। और फिर जो स्टेट बैंक का जो स्टिमुलस था उसकी वजह से लोगों को नौकरी से नहीं निकाला गया, लोग बेरोजगार नहीं हुए। फिर आप कह लें जो मजदूर था, दिहाड़ीदार था, उसको एक तो गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया और फिर दूसरा सोसाइटी ने सपोर्ट किया है। सोसाइटी की खूबसूरती वहाँ पे आई कि जितना कुसाबे तौफीक था उतना उसमें यहाँ पे राशन और दूसरी चीज़ें तकसीम की हैं, जिससे यहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार जो है, जो पहले लोग हैं यकीनन मौजूद हैं यहाँ पे। हमारी आप कह लें कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग पार्शियली अंडरनर्स्ड मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन ड्यूरिंग कोरोना इसकी मैनेजमेंट बहुत बेहतर हुई है, लिहाजा ग़िज़ाई किल्लत का लोगों में आप कह लें उनका नंबर बढ़ा नहीं है। थैंक यू। चीमा साहब, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमती पॉलिसी क्या होगी? क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में चीनी और गंदम का बहरान हमारे सामने है, किस तरीके से हुकूमत इससे निपटेगी? चीनी और गंदम का बहरान जो है वो प्रोडक्शन का इशू नहीं है, बेसिकली आप कह लें ये ज़हीरा अंदोज़ी का इशू बना है। लिहाजा आप कह लें पहली बात तो आपको खुशखबरी सुनाने वाली है कि इस साल गंदम की पैदावार ज़्यादा हुई है, तारीखी तौर पर ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान में पिछली जो गंदम की पैदावार थी 26 मिलियन टन थी, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28 मिलियन टन गंदम की पैदावार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। लिहाजा आप कह लें यहाँ इस साल कोई बहरान नहीं होगा। इसके बावजूद हम मुहज़्ज़ब दुनिया में या डेवलप कंट्रीज़ में 120 दिन की इन्वेंट्री रखते हैं एडिबल जो खुराक की। 120 दिन की इन्वेंट्री, इन 4 महीने की जो कंजम्पशन है वो उसकी इन्वेंट्री रखी जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 साल में, एक ये और एक अगले साल में, ये जो बेंचमार्क है इसको अचीव करें कि हमारे पास 4 महीने की कम अज़ कम किसी भी वक्त पे जो लोएस्ट लेवल हो वहाँ पे भी 4 महीने की हमारे यहाँ कोई भी जो कंजम्पशन कमोडिटी आइटम है खुराक का से रिलेटेड या एनर्जी से रिलेटेड, खुराक और एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 4 महीने की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद हो। ये गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रख लिया है। लिहाजा वेजिटेबल की प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, फ्रूट्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, मकई की प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, चीनी की प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं। लिहाजा इसका दोबारा इम्कान नहीं है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, फूड सिक्योरिटी के लिए हम बात करते हैं कि किसानों को खुशहाल करना बहुत ज़्यादा अहम है। आप क्या समझते हैं कि कितना अहम होगा कि हमारे किसान खुश हों, और इस हवाले से हुकूमत किन पॉलिसीज़ को अपना रही है कि किसान
किसान जो है वो खुश हो, खुशहाल हो? देखिए, किसानों को दो तरीके हैं खुशहाल करने के। एक तो ये है कि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, और दूसरा तरीका ये है कि उनकी जो प्रोड्यूस है वो आप कह लें कि बाज़ तरीके से बिक जाए, उनको उसका रेट ठीक मिल जाए। आप देख रहे हैं कि कई साल बाद इस साल, पिछला साल और ये साल, किसानों को गन्ने का पूरा रेट मिला, किसानों को आप कह लें उसकी मकई बड़ी अच्छी बिकी, किसानों की हमने 400 रुपये 500 रुपया 400 रुपये पर मण हमने गंदम का रेट बढ़ाया है। आप कह लें कि चावल का रेट तो हर वही है। दूध का रेट आप कह लें उनको, मतलब दूध खालस चूँकि बिकना शुरू हो गया, जो इसमें मिलावट थी, मिलावट का पे हम काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। फूड अथॉरिटी काफ़ी काम कर रही है, और आगे फ्यूचर में हम ज़्यादा बिग वे में इस पे लॉन्च करने लगे हैं कैंपेन। मतलब ऑनस्लॉट होगा इसका, क्वालिटी कंट्रोल का, या क्वालिटी आप कह लें ड्राइव चलेगी। तो उसमें जब खालस बिकना शुरू हुआ है तो दूध थोड़ा कम नज़र आ रहा है, वो आप कह लें कि थोड़ा सा महंगा हुआ है, बट किसान बहरहाल उसका बेनिफिशरी है। सो इसमें किसान अमीर होगा तो किसान इनपुट अच्छे डालेगा, किसान पढ़े लिखेगा, किसान न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगा, किसान मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेहतर करेगा, और अल्टीमेटली प्रोडक्शन बेहतर होगी। सो किसानों को दूसरा तरीका जो किसान को खुशहाल करने का, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाए। उसमें हमारा सब्सिडी का प्रोग्राम है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मंडे को बिग वे में लॉन्च कर रहे हैं। मंडे को प्राइम मिनिस्टर आपके लिए पॉलिसी बयान, जो पॉलिसी होगी एग्रीकल्चर की, वो देंगे, और उसमें उसका जो पहला सेगमेंट है कि किसान कार्ड, डेबिट कार्ड की तरह हम किसान को कार्ड देंगे, जिस पे जाके वो जहाँ जहाँ सब्सिडी इन्वॉल्व है, सब्सिडी से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो किसान अपना कार्ड पंच करके वो ले सकेगा इंशाल्लाह। लिहाजा किसान की इनकम को दोगुना करना हुकूमत का नारा है, हुकूमत का अज़म। 5 साल में हम किसान का अपने GDP को डबल करेंगे। और उसके बाद आप जैसे कि बात भी कर रहे हैं कि पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, पाकिस्तान का ज़राई रकबा हम देखें तो तेज़ी से कम हो रहा है। काश्त करेगा कहाँ पर? ज़राई ज़मीनों की हिफाजत के लिए क्या हुकूमत कोई जामे पॉलिसी बना रही है? इसके दो तरीके हैं जी। इसकी पॉलिसी बेसिकली ये है कि जो रकबा जाना होता है, ऐड होना होता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, सिटीज़ में मतलब रिहायशी स्कीमों में जाता है। हमारी चूँकि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लिहाजा रिहायशी स्कीमें बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। पहले तो गवर्नमेंट इसको हिफाजत इसकी इस तरह कर रही है कि हाई राइजेस को गवर्नमेंट मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग जो है उनको ज़्यादा इनकरेज कर रही है। दूसरी जो बात इसमें है कि बाकी आपने कहा था रकबा कम हो रहा है, रकबा कम नहीं हो रहा है, लेकिन रकबा स्लोली बढ़ रहा है। रकबा पिछले 10 साल में 3 लाख एकड़ बढ़ा है, यानी 30,000 एकड़ सालाना रकबा बढ़ता है। बट चूंकि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से रकबा पर कैपिटा कम हो रहा है, एब्सोल्यूटली रकबा कम नहीं हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। रकबे ने बढ़ना होता है कि आपका पानी, मीठा पानी कितना अवेलेबल है, वरना पाकिस्तान का अभी तक 27% रकबा आबाद है, 73% रकबा गैर आबाद है, आज भी वहाँ ज़राअत नहीं होती। लेकिन वो रकबा आबाद होने का जो अमल है वो पानी की अवेलेबिलिटी पे है, मीठे पानी की अवेलेबिलिटी। सो गवर्नमेंट जो है वो वाटर कंजर्वेशन में काफ़ी फोकस कर रही है। आपने देखा कि कई साल बाद, तकरीबन 40 साल के बाद 2 डैम नए बनने शुरू हुए। नहरों पे बड़े प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स में मोटरवेज के अलावा आप कह लें कि ये जितनी मोटरवेज इंपॉर्टेंट, उतनी ही बड़ी नहरें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो अभी दरियाए झेलम से नहर निकाली गई है, मंगला से ये जो सारी झेलम में निकाली गई, पिंड दादरहान तक, आगे खुशाब तक जो जाती है, तो ये आप कह लें कि फिर कच्ची कैनाल और थल कैनाल को जिस तरह एक्सटेंड किया जा रहा है, तो बड़े डैम्स की बात कर लें या बड़ी नहरों की बात कर लें, तो उससे आप कह लें कि वाटरेशन जो है वो आपके रकबे को बढ़ाती है। लिहाजा हम रकबा बढ़ाएंगे। ठीक है चीमा साहब, फूड इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। क्या फूड इन्फ्लेशन भी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? गुज़श्ता कुछ बरसों से हम देख रहे हैं जो खाने पीने की अशियाँ हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है, इसका कोई लिंक समझते हैं आप? नहीं, खाने पीने की चीज़ों में अब तो नहीं इजाफा हो रहा। आप कह लें कि चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। सब्जी बड़े अच्छे रेट पे मतलब कंज्यूमर को अवेलेबल है, फल अवेलेबल है, बाकी चीज़ें आप कह लें कि आटा 850 रुपये बड़ी देर से, मतलब आप कह लें कि पिछले 5 साल से इसी रेट पे बिक रहा है। फिर आप इसकी देखें, यू कैन से दिस, चीनी का इशू था, चीनी 85 रुपये पे हमने कर दी है। तो लिहाजा होशरुबा इजाफे वाली बात जो है
वो मेरा ख्याल ठीक नहीं है। बाकी फूड इंस्पेक्टर ने तो आप कह लें कि ये जो आप कह लें क्वालिटी कंट्रोल से तो फ़ायदा होता है, नुकसान तो नहीं होता। ये कंज्यूमर प्राइस मिलती है, लिहाजा फूड को इनसे ख़तरा नहीं है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, अहम मौजू था। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है, हम तो वही इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि किस तरीके से इजाफा हो रहा है। हम आवाम की दुहाइयाँ भी सुनते हैं कि आवाम जो कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल, हम मईशत की भी बात कर लेते हैं। वही बात करें महंगाई की, तो मईशत जो है वो पाकिस्तान में पहले ही लड़खड़ा रही थी, ऊपर से जो कोरोना के वार हैं उन्होंने रही सही मईशत की कमर भी तोड़ कर रख दी है। हुकूमत तो मुआशी इस्तेहकाम के दावे करती नहीं थकती, मगर लोग ये दावे इस सूरत में ही तस्लीम कर सकते हैं जब उनका वही बात कि उनकी आमदन बढ़ जाएगी या उनके अशिया जो वो ज़रूरत की इस्तेमाल करते हैं, आसमान से बातें कर रही हैं वो उनकी कीमतें वो नीचे आ जाएंगी, ज़मीन पे आ जाएंगी। बिल्कुल, तो फिर वो कहेंगे कि जी कि हाँ कुछ बेहतरी आई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है, एक स्ट्रेटजी पेपर जो है जारी किया है कि अगर हुकूमत मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करना चाहती है और मुल्की कर्जे भी कम करना चाहती है साथ ही साथ, तो इसे मुल्की मईशत को 7 से 9% तक ले जाना पड़ेगा। हमने देखा शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने भी 6 से 7 की बात की थी कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर हम पाइट की इस रिपोर्ट की बात करें तो सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत मुल्क की तरक्की के 2 बड़े सुतून हैं, मगर बदकिस्मती से ये दोनों शोबे ही इस वक्त जो तनाज़ुली का शिकार नजर आते हैं। हमें हुकूमत को ये दोनों शोबों को ऊपर उठाने की का चैलेंज उनके सामने है और उन्हें उठाना भी पड़ेगा। पाइट की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और कानून साजों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मुंतखब होने का वक्त होना चाहिए, उन्हें 2 इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, मुंतखब होना चाहिए ताकि सियासी ख़ानदानों की जो इजारादारी है वो किसी हद तक टूट सके और इस इक़दाम में मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा। अगर हम ये कदम उठाते हैं या हुकूमत ये कदम जो है वो उठाती है। हालांकि हमने इसको खुद ही तब्दील किया, हमने कहा कि जी कि नहीं कोई हद नहीं होगी, तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब बने थे। खैर, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट माहिर मौशियात हैं, पाइट से ताल्लुक़ है, इदरीस ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये जो स्ट्रेटजी पेपर है इस हवाले से हमें बताइएगा, पाकिस्तान अगर 7 से 9% तक मुआशी मैदान में तरक्की नहीं करता तो पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? शौकत तरीन साहब ने भी आते ही ये बात की थी, उन्होंने 6 से 7 कहा था। जी ज़बरदस्त। आपका मैं जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटजी पेपर, ये रिफॉर्म एजेंडा हमने बनाया कैसे है। जी, तो सबसे पहले जो है ये सवाल हमारे सामने ये था कि क्या पाकिस्तान जो है तेज़ी से तरक्की कर सकता है। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए पाइट के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक ने एक ग्रोथ कमीशन तश्कील दिया कि जिसमें मुल्क के जो है नामी ग्रामी जो है माशियात के एक्सपर्ट्स और डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स शामिल थे और उन सब ने जो है ये मिलकर ये जो है ये रिपोर्ट बनाई है। और पाइट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक किस्म का उनको सेक्रेटेरिएट के तौर पे उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड की। ठीक, ये रिपोर्ट ये कहती है जी कि हमने 1960 से जो डेवलपमेंट मॉडल फॉलो किया है वो शायद डॉक्टर महबूबुल हक और हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप ने बनाया था कि जिसका फोकस जो है हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट का था, फोकस हार्डवेयर पे था, रोड्स बनाएं, डैम्स बनाएं वगैरह वगैरह। ये मॉडल जो है उस वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक जो है सही था और उस वक्त की ज़रूरियात को इसने पूरा किया। लेकिन अब वक्त के साथ नया नॉलेज आने के साथ और वक्त में तब्दीली के साथ जो है ये ज़रूरत इस बात की पड़ गई है कि इस मॉडल को हम ग्रोथ के मॉडल को जो है तब्दील करें। ठीक है। और जो है हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट हों। सॉफ्टवेयर हम किसको कह रहे हैं? सॉफ्टवेयर हम उसको कह रहे हैं कि जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे जो को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपने काम करना किस तरीके से है, आपको कौन सा काम करने की इजाज़त है, कौन सा काम आप नहीं कर सकते हैं, इन तमाम कवानीन को असर-ए-नौ देखने की ज़रूरत है। अच्छा। और ऐसे कवानीन बनाने की ज़रूरत है कि जो आपकी ग्रोथ को, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है फैसिलिटेट करें। ठीक है, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि वो क्या कवानीन मसलन हो सकते हैं। मसलन देखिए जी, अगर एक लैंड डेवलपर जो है अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करना चाहता है तो उसको कोई 22 जगहों से जो है NOC लेना पड़ता है। जी।
अगर जो है आप कंस्ट्रक्शन परमिट, घर के बनाने का कंस्ट्रक्शन परमिट लेना चाहें तो आपको 9 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, और अगर आपकी मालियत कंस्ट्रक्शन की कोई अगर 2 करोड़ है तो 18 लाख तकरीबन आपको खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन परमिट और इस टाइप की चीज़ों के लिए। अच्छा, आपका जो टैक्स पेयर है अगर वो टैक्स पे भी करना चाहता है तो साल में जो आपकी फर्म्स हैं उनको 577 घंटे जो है साल के सर्व करने पड़ते हैं सिर्फ टैक्स पे करने के लिए। अच्छा, और कुछ तकरीबन जो है 47 प्रोसीजर से जो है गुजरना पड़ता है। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आपको इंटरनेट की केबल जो है, सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको इंटरनेट की केबल जो है बिछानी है तो उनको कोई 45 स्टेप्स से जो है गुजरना पड़ता है। तो मकसद ये है, अदरीसा भी बताएगा, पाइट की रिपोर्ट में की बात है। अदरीसा, पाइट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कानून साजों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मुंतखब होने की इजाज़त उन्हें होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब साहब ने ये भी कहा, और फिर ये भी कहा कि सियासी ख़ानदानों की इससे इजारादारी टूटेगी। इस पर रोशनी डालिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा और हमारी इस वक्त की प्रैक्टिस क्या है? अच्छा, मैं इसकी तरफ आता हूँ जी। थोड़ा सा इस चीज़ को अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कंप्लीट कर लूँ। जी। ये जो है आपकी ये सारी चीज़ें आपकी जो बेसिकली जीडीपी क्या चीज़ है जी, जीडीपी जो है वो सम ऑफ ट्रांजैक्शंस है कि मैं और आप जो है आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे किसी की इनकम जो है इंक्रीज होती। आपका काम जो है ग्रोथ में ये करना है कि जो जी प्लीज, सॉरी जी इदरीसा, ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए आपको सिस्टम्स को तब्दील करना है। अच्छा। कि जहाँ जहाँ रुकावटें हैं उनको जो है ख़त्म करना है। इन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि हुकूमत को असरन अपने आप को बदलना है। जिस तरीके से हुकूमत काम करती है उसको जो है तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि काम करने की रफ्तार बढ़ सके। अच्छा। और काम जो है ज़्यादा हो सके। काम करने की रफ्तार 2 वजह से कम हो सकती है। नंबर 1 कि लोग काम करते नहीं हैं, तो लोगों को काम करने के लिए पे मजबूर करने के लिए कौन से सिस्टम्स जो है बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जो है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर। बहुत से काम जो है जो आप एक ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं वो उसके लिए आपको कहा जाता है कि नहीं मुझे कागज़ ला के दें। उस कागज़ देने के लिए आपको शायद हो सकता है कि 3 घंटे जो है सफ़र करना पड़े। अच्छा, तो जो है आपको ई गवर्नेंस की तरफ जो है जाना। इन सब चीज़ों से जो है आपकी ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी पेपर है। लेकिन इदरीसा प्लीज हमें ये बताएं कि ये जो सब कुछ आप तजवीज़ कर रहे हैं इस पर इस वक्त कितना अमल हो रहा है, कितना काम हो रहा है, क्या हुकूमत की समत इस वक्त दुरुस्त है या नहीं है? नहीं, ये समत को दुरुस्त करने के लिए ही तो ये स्ट्रेटेजी पेपर बनाया गया है कि समत जो है ये होनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन आपके शहर जो है वो आपको इस तरह से कन्फिगर करना है, अगर आपको अपने दफ्तर पहुंचने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं तो वो 3 घंटा उसकी बजाय अगर आपको 15 मिनट लगे तो जो आपका टाइम बच जाएगा उस टाइम को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपके अपने शहरों को जो है रिकन्फिगर करना। बिल्कुल ठीक है, एफिशिएंसी ताकि बढ़ सके। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। जो स्ट्रेटेजी पेपर जो है जारी किया गया है किस तरह से और क्यों वो जारी किया गया, क्या अमामिल थे उसके, वो हमें बता रहे थे। शाल, एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं। हम बात करते हैं हमेशा रीढ़ की हड्डी की कि किसी भी मुल्क की जो मईशत है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी हम इसलिए मईशत को कहते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह इंसानी बॉडी में भी रीढ़ की हड्डी बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। किसी भी सेहतमंद इंसान के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका सही होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अगर वो ठीक नहीं है आपका पूरा जिस्म जो है वो दर्द का शिकार रहता है। आप अपनी ज़िंदगी
एक सेहतमंद शख्स की तरह गुजार ही नहीं सकते हैं। आप मुख्तलिफ तकालीफ का शिकार रहते हैं। ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन जो है वो बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है और इसका इलाज वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और महंगा है, मगर इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर ने ये मुश्किल भी आसान कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। फ्लाई इंसानियत की खातिर आई कैंप से शुरू होने वाला ये सफ़र तरक्की के शानदार मराहल तय करते हुए पाकिस्तान का पहला स्पाइन सेंटर बन चुका है, जहाँ पर उन बच्चों का जिनकी कमर की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या पैदाइशी तौर पर टेढ़ी होती है या बाद में टेढ़ी होती है, उनका इलाज किया जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, घुरकी अस्पताल जो है आर्थोपेडिक और स्पाइन के मुस्तहिक और गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा जो है वहाँ पर किया जा रहा है। हाँ जी, ऑर्थो और स्पाइन के मुस्तहिक लाखों मरीज कामयाब ऑपरेशन के बाद अब मामूल की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और घुरकी टीचिंग अस्पताल में रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन की मुतअद्दिद कामयाब जो सर्जरीज हैं वो की गई हैं। और पाकिस्तान में पहली मरतबा रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए मैजिक रॉड्स जो हैं, ये नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई डिवाइस है क्या है, ये डाले गए हैं और एक रॉड की जो कीमत है वो तकरीबन हमें जो पता लगी है वो 1 मिलियन के करीब है। और जबकि घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में 13 बच्चों पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और लोग, कोई भी शख्स हो, चाहे कोई भी शख्स उधर जाएगा, वो जाके कहेगा जी कि मैं ये एडमिट होना चाहता हूँ, इलाज करवाना चाहता हूँ, अस्पताल आपका इलाज करेगा। बिल्कुल आपसे ऐसा कुछ ही है। नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने पड़ेंगे कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आप ये चीज़ आप बिल लेकर आए, बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा जाएगा। आपको एडमिट किया जाएगा और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। जो घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, इंतहाई जदीद तरीन सहूलतें वहाँ पर दी गई हैं। मुकम्मल अस्पताल है ये, एक जो जदीद सहूलतों से आरास्ता है, जहाँ इलाज मुआवजे की मयारी सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि मुफ्त सहूलतें जो है, कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए जाते और आपको एडमिट कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये काम शुरू कैसे हुआ। अब यहाँ पर घुरकी जो है टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन वहाँ पर जा सकता है, ऐसे जाना होगा आपको क्या परेशानी हो तो आप जा सकते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद इलियास मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें घुरकी ट्रस्ट के हवाले से बताएं ना कि कब ये आगाज़ हुआ, कैसे कैसे जो है लोग आते गए, अब कितने सर्जन मौजूद हैं। घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल को आमिर अजीज़ साहब ने 2002 में ज्वाइन किया। जब सर ने गवर्नमेंट सर्विस से रिज़ाइन किया तो सर ने ज्वाइन किया। उसके बाद से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है घुरकी हॉस्पिटल। इस वक्त हमारी 21 कंसल्टेंट्स की ऑर्थोपेडिक्स की टीम है। अच्छा, कंसल्टेंट्स की, और एक वक्त में तकरीबन 50 से ज़्यादा रेजिडेंट ट्रेनीज़ होते हैं जो FCPS की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोविड का 1 साल हमारा गुजरा है, हॉरेबल ईयर जो गुजरा है, उसमें 10,000 से ज़्यादा हमने इलेक्टिव और इमरजेंसी सर्जरीज़ की हैं। अच्छा, ये सर आमिर का विज़न है, उन्होंने एक दिन भी थिएटर को बंद नहीं किया कोविड के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह 10 वर्किंग थिएटर्स के साथ हम अपनी लिस्ट करते हैं और अंडर वन रूफ अल्हम्दुलिल्लाह हर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी हमारी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा। स्पाइन सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, पीडियाट्रिक जो ऑर्थोपेडिक्स है, उसके अलावा जो लिम रिकन्स्ट्रक्शन, लिम लेंथनिंग और टेढ़ी टांगों पाँवों का जो इलाज है, सब स्पेशलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब तक 100 से ज़्यादा FCPS ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल प्रोड्यूस। स्पाइन सेंटर के हवाले से हमें कुछ बताएं और हमें बच्चों के हवाले से बताएं कि हमें बच्चों का क्या ख्याल रखना चाहिए। फिर कुछ केस ख़राब भी होते हैं जो आपके पास आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेफरल सेंटर है, टर्शरी केयर सेंटर है। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस और जो मल्टीपल टाइम जिनका इलाज हो चुका है या जिनको बिल्कुल ला इलाज करार दे दिया जाता है, वो हमारे पास रेफ़र होते हैं। हमारा मेजर पेशेंट जो बल्क है वो ऐसे पेशेंट्स का है जो पूरे पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से और नियर बाई कंट्री से भी लोग आते हैं, जिनको लोग ला इलाज करार दे चुके हैं। वो सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डील करते हैं। साथ तो मैजिकल डिवाइस जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि कमर को टेढ़ी करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, मैजिकल डिवाइस बनाई कैसे आपने और किस तरीके से ये बनी, और फिर उसके बाद आप किस तरीके से कमर उसके ज़रिए सीधी करते हैं? एक्चुअली मैजिक डिवाइस इज समथिंग एल्स। ये मैजिक रॉड जो है, ये अभी फॉर अबाउट 3 months बैक डॉक्टर अब्दुल्ला शाह हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो डेडिकेटेड टेढ़ी कमर के अमराज, जिनको स्कोलियोसिस मर्ज जिसको बोलते हैं, उसके इलाज कर रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले तकरीबन 15 बच्चों में ये मैजिक रॉड सिस्टम से बच्चों की कमर को सीधा किया। ये है क्या? ये एक बेसिकली एक मैग्नेटिक रॉड है। अच्छा। स्कोलियोसिस में हम होता क्या है कि कमर को सीधा करने के लिए बॉडी के अंदर रॉड डाले जाते हैं और कमर को सपोर्ट दी जाती है और उसकी मदद से सीधे किए जाते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं
उनको आप अगर छोटी उम्र में ही उनकी कमर को सीधा करके फिक्स कर दें तो उनका कद छोटा रह जाता है। तो ये जो मैजिक रॉड है ये बेसिकली मैग्नेटिक रॉड्स हैं जो अंदर डाल दिए जाते हैं और फिर हर 3 महीने के बाद बाहर से मैग्नेटिक सिस्टम एक डिवाइस होती है यूज़ करके थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है वो एक्सटर्नली मैनिपुलेट करके वो रॉड भी लंबा होता जाता है, तो जिससे कमर सीधी भी होती है और बच्चे की ग्रोथ भी रहती है। अच्छा। तो ये मैजिक सिस्टम है, इसको मैजिक रॉड्स बोलते हैं, जो अभी हमने पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये इंस्टॉल हुआ और ये एक कंपनी ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किए। अच्छा। और तकरीबन $15,000 एक रॉड की चार्ज है और 1 से 2 रॉड हर पेशेंट में डलते हैं। वो जो डिवाइस आप लोगों ने खुद असेंबल की है, पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, उस डिवाइस के हवाले से हमें बताएं, उसका कितना अभी तक फ़ायदा हुआ है और दुनिया में क्या अब इसके ऊपर बात हो रही है, रिसर्च हो रही है? जी इसमें एक्चुअली जब भी आपने टेढ़ी कमर को सीधा करना है या कोई भी इस तरह करना है, सबसे बड़ा मसला जो हमें होता है क्योंकि जो आपके जो मोहरे हैं उनके अंदर से हराम मगज़ गुजर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड को एक लिमिट से ज़्यादा जब आप स्ट्रेच करते हैं, जब एक कमर टेढ़ी है आप जब उसको सीधा करेंगे तो हराम मगज़ पे स्ट्रेच आएगा। अच्छा। एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा वो स्ट्रेच बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप उसको सीधा अचानक ही सीधा कर देंगे टांगे ज़ाया हो जाती हैं, वो पैरालाइज हो जाती हैं क्योंकि वो डैमेज हो जाता है। अच्छा। ये जो हमने इसको हेलोपेल्विक डिस्ट्रैक्शन असेंबली जिसको बोलते हैं, इसकी हमने एक चूँकि मेरा ताल्लुक लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन से है, टेढ़े पाँव टेढ़ी टांगे उनको सीधा करने को एक इलीज़ारोव हमारी एक रशियन टेक्निक है, उसको हम इस्तेमाल करके जो बहुत ज़्यादा पाँव टेढ़े होते हैं, टांगे टेढ़ी होती हैं, जो एक वक्त में सीधे नहीं हो सकते, तो हम वो असेंबली लगा के आराम से ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स थोड़ा करके सीधा करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो पट्टे होते हैं और जो खून की रगें और जो नर्व्स हैं उन पे इतना स्ट्रेच नहीं आता तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं। तो हमने चूँकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अंडर वन रूफ हम हर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना इन स्कोलियोसिस के मरीज़ों को भी उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर हम इलीज़ारोव असेंबली को मॉडिफाई करके लगाएँ। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता उनको स्ट्रेच आउट करें पेशेंट्स को, ताकि हराम मगज़ पे एक वक्त में इतना दबाव ना आए, वो आराम हल्का दबाव बर्दाश्त करे। अच्छा, ये आप इंसानी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं इसको? बाहर डिवाइस बाहर लगती है, पेल्विस में और सर के बाहर एक रिंग लगता है। अच्छा। और उसके दरमियान आपस में रॉड्स होते हैं और वो रॉड आहिस्ता आहिस्ता हम खोलते जाते हैं तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के अंदर। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 माह में हमने ये शुरू किया और 9 पेशेंट्स को हमने लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 9 के 9 में हमने अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव किए हैं। अच्छा। और जो पहला हमारा केस था उसमें टीबी की वजह से 15 साल का बच्चा था, टीबी की वजह से जिसका कमर बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और वो 6 महीने से टांगें उसकी काम छोड़ चुकी थी। अच्छा। तो वो हमारा पहला केस था, उसमें हमने वो असेंबली लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने खोलना शुरू किया तो तकरीबन दूसरे हफ्ते में उसकी टांगों की भी हरकत आ गई क्योंकि दबाव हट गया उसके हराम मगज़ से। और तकरीबन 6 हफ्ते खोलने के बाद तो सर आमिर ने फिर उसका ऑपरेट किया। उसके जो छाती के, नॉर्मली एक आदमी के छाती में 12 मोहरे होते हैं। अच्छा। 10 मोहरे उसमें से वो उसके गल चुके थे। तो वो सर आमिर ने फिर वो 10 मोहरों वाली जगह को सफाई करके, हमारे एक स्टैंड अलोन टाइटेनियम में केज होता है जो मोहरों को रिप्लेस करते हैं, 10 मोहरे सर ने रिप्लेस किए। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है? उस मरीज़ का टोटल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। नॉर्मली घुरकी में जो ट्रीटमेंट होती है कोई सर्जन फी चार्ज नहीं की जाती और जो चीज़ें उनको लगती हैं वो सब सब्सिडाइज्ड रेट्स पे लगती हैं। सर ये डोनेशंस किधर से आती हैं? आपको कोई डोनेट करना चाहता है तो वो कैसे डोनेट करेगा? अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी अवाम को अगर फेथ हो जाए किसी पर तो वो फिर कोई लिमिट नहीं रखते डोनेशन के ऊपर और चैरिटी के ऊपर। आमिर अजीज़ साहब की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो एक खुली किताब है और लोग जेनरसली डोनेट करते हैं। और अभी जैसे एक डायलिसिस सेंटर 20 बेड्स का डायलिसिस सेंटर घुरकी में स्टार्ट हुआ है। एक ही साहब ने वो सारा एक्सपेंसेस बेयर किए हैं और सब बना के दिए हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 10 स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स हैं। अच्छा। टोटली मॉड्यूलर, जो आप किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड के जो ऑपरेशन थिएटर्स देखते हैं वो थिएटर्स हैं, सब डोनेशंस से बने हैं और गरीब आवाम को वो फैसिलिटी फ्री में या बहुत कम प्राइस में मिल रही है। ये जो आपने हमें डिवाइस बताई है, अब मुश्किल नाम है लेकिन हम ये कहते हैं कि आराम से जो बच्चों की कमर है या लोगों की कमर है उसको सीधा किया जाता है। एक तो बता दें किस उम्र के लोग हैं ये 9 अफराद उनका, और दूसरा ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर से डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं? ये मैं बताऊँगा। ये एक तो
12 ममालिक से फेलोज़ हमारे पास अभी तक आ चुके हैं। अच्छा। स्पाइन और आर्थोप्लास्टी की ट्रेनिंग लेने के लिए, सही। और कॉन्टीन्यूस, अभी कोविड की वजह से कुछ रह गया, नहीं तो कॉन्टीन्यूस 2 से 3 फेलोज़ हर वक्त हमारे पास मौजूद होते हैं। लास्ट टाइम जो 2 फिलीपींस से आए हुए थे हमारे पास, अच्छा, वो गए कोविड की वजह से थोड़ा सा है, नहीं तो ये चल रहा है। और ये जो एक्चुअली अभी हमने नाम तो नहीं दिया, वी विल बी द वन टू गिव दिस असेंबली अ नेम। ये बेसिकली हेलो पेल्विक डिस्ट्रैक्शन असेंबली होती है, सो इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट हेलो पेल्विक डिस्ट्रैक्शन असेंबली, जो हमारे मायनास डॉक्टर्स ने खुद किया यहाँ पे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी मॉडिफिकेशन है। और जो फर्स्ट हमारा केस था जो मैंने आपको बताया, जिसमें डिस्ट्रैक्शन के बाद सर आमिर ने 10 मोहरे रिप्लेस किए, वो इंटरनेशनल न्यूरोसाइंसिस का जो जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसमें पब्लिश हो चुका है, एक्सेप्ट हो गया है पब्लिकेशन के प्रोसेस में। और हमारा प्लान है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 20 तक केसेस हम कर लेते हैं, तो ये हमारी केस सीरीज़ जो है इंटरनेशनल एक पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश होगी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अब कॉन्टीन्यूसली इंटरनेशनली जो सर्जन्स हैं, स्पाइन सर्जन्स हैं, हमसे ये असेंबली और ये सारी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और हमें घुरकी टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से बता रहे थे। बड़ा खैर का काम है कि अगर आप उधर जा रहे हैं तो आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा, और आपको कहा जा रहा है कि आप अगर इलाज हमसे करवाना चाहते हैं तो हम आपको सब्सिडाइज रेट पे जो है इलाज करेंगे, और अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज किया जाएगा। आपसे कुछ जो है मांगा नहीं जाएगा, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है आपको दाखिल करने के लिए। खैर का काम है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल में फिर वही बात आ गई कि कल किस तरीके से हमारे शाहीनों ने अपनी गेम पेश की, और उनके जो चाहने वाले थे, शायकीन क्रिकेट थे, उनके दिल कितनी बुरी तरह से टूटे हैं। कमज़ोर समझी जाने वाली जिम्बाब्वे की टीम का जो पलटकर करारा जवाब देना था वो कैसा रहा। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ बराबर कर दी गई है। हरारे में ये खेला गया मैच था जिसमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी हमजा को भी, और हमारे और भी बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं हमारे शाहीनों से। अच्छा ठीक है ना, मतलब कि 119 रन का हदफ क्या हदफ था, ये कोई बड़ा हदफ नहीं था। आप लोग 99 पे आउट हो गए, 78 पे 3 खिलाड़ी आउट है, 99 पे पूरी टीम जो है वो घर चली जाती है। आप देखते हैं कि रिजवान एक मैच में अच्छा स्कोर करते हैं, दूसरे में नहीं खेल रहे हैं, बाबर एक मैच में स्कोर करते हैं, दूसरे में नहीं खेल रहे हैं, फिर स्लो खेल रहे हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर है वो कोई काम नहीं कर रहा। मोहम्मद हफीज है, हमेशा की तरह हमारी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन बैटिंग लाइन वही हम बार बार बात करते हैं कि वो कमजोर थी, हमें उसके ऊपर काम करने की बड़ी जरूरत है। ठीक है, इसी हवाले से कि जी दूसरे मैच में आखिर हुआ क्या, इस करेंगे। स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद है। गफ्फार भी अस्सलाम वालेकुम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रन्स के अंबार लगाए हमने, 119 रन्स हमसे नहीं हो सका जिम्बाब्वे के खिलाफ। कौन जिम्मेदार है, क्या बाबर के हवाले से हमें बताइएगा। शुएब मलिक ने कुछ ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि बाबर को इख्तियार दें। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपको। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए जो कहा जाता है ना अनप्रेडिक्टेबल टीम, आई थिंक वो तो बहुत ज्यादा इस एक महीने के अंदर साबित हो गया। कहाँ हम साउथ अफ्रीका में वनडे T20 सीरीज हरा कर आए थे, और कहाँ जनूबी अफ्रीका के वो हराने वाली टीम जिम्बाब्वे से उनके मुल्क में पहला मैच भी मुश्किल जीत पाई, और दूसरे मैच में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मुझे आप ये कहने दीजिए कि मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लोएस्ट पॉइंट्स में से एक है। अगर हम ना समझे तो मेरे ख्याल में समझे तो गलत ना होगा, क्योंकि 99 का वर्ल्ड कप मुझे बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त, 2007 में आयरलैंड के खिलाफ मैच में जो शिकस्त हुई, और इस मैच में जो शिकस्त है इसका पैटर्न बहुत जो है ना वो तकलीफ दे है। इसलिए बाबर ने भी अपनी जो पोस्ट मैच मीडिया टॉक है उसमें उन्होंने यही कहा कि ये बहुत तकलीफ दे है, और ये सही वर्ड है क्योंकि फैंस के लिए भी उतना ही तकलीफ दे है। क्योंकि अगर आप देखें जिम्बाब्वे की इस टीम में अगर उनके कप्तान ब्रेंडन टेलर की बात की जाए, क्रेग इरवाइन जो कि पहले ही दूसरे तीसरे मैच से बाहर हो गए, सिर्फ पहला मैच खेला था, और किसी हद तक मुदर रब्बानी की बात की जाए तो कोई ऐसा खिलाड़ी शामिल नहीं है जो ना तो रिनाउन था, ना वो दुनिया भर में कोई लीग्स खेलते हैं, ना उनके पास कोई प्रॉपर क्रेडिट होती है। अगर ऐसी टीम से भी हम पहला मैच बमुश्किल जीत पाए और दूसरा मैच हम 119 रन के ताकुब में 99 रन पर आउट हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और आप देखिए ना कैसा भौंचाल आया इस मैच के बाद कि आप शुएब मलिक ने जो कल ट्वीट किए, वो ट्वीट जो है ना काफी है आंखें खोल देने के लिए, और ये इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किस जानिब जो है वो इस वक्त खड़ी हुई है। शुएब मलिक ने सीधा जो है ना वो कल स्ट्रेट फायर जिसको कहते हैं ना वो वाली काम किया। मैं इसको क्रिकेट में स्ट्रेट फायर तो नहीं स्ट्रेट ड्राइव कहूंगा। उन्होंने साफ लिखा अपने ट्वीट में, और वो कहते हैं जनाब कि जब आप किसी कैप्टन को ग्रूम नहीं होने देंगे,
उसको शॉट्स खुद नहीं खेलने देंगे, अपने फैसले नहीं करने देंगे। और यहाँ तक कि कल उन्होंने बराह रास्त तो नहीं कहा, लेकिन उनका जो अनडायरेक्टली मतलब है, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी कि वनडे और T20 में किसी इंटरनेशनल और एक्सपीरियंस कोच की जरूरत है। यानी दबे लफ्जों उन्होंने मिसबाहुल हक को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अब ये बहुत सीरियस सूरत हाल है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के रंग ही निराले हैं। कहाँ 15 दिन पहले आप और मैं भी जब बात कर रहे थे इसी शो, आपके मॉर्निंग शो में, तो हम तारीफ कर रहे थे, बट तब भी आपको याद होगा हमने यही बात बार बार दोहराई थी कि रिजवान और बाबर के अलावा कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। और जब ये दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या सूरत हाल होगी? सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी जो है शिकस्त से ना बच सका। तो आई थिंक ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और शेब मलिक ने जिस तरह कहा कि लाइक डिसलाइक हो रही है, आई थिंक ये बड़ा सीरियस मामला है। और देखिए कि अब ये जो पाकिस्तान के बहुत लो पॉइंट, मैं इसको कह रहा हूँ, मेरी नजर में तो ये बिल्कुल लो पॉइंट है। इसके आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं? हम बार बार मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं कि हमारे बल्लेबाज जो हैं वो एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में हमें नाकाम नजर आए। हम हफीज और आसिफ अली को और कितना आजमाएंगे? टीम मैनेजमेंट कितना आजमाना चाहती है? देखिए इंजमामुल हक ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान में क्या टॉप 3 के बाद ही टेल एंडर्स शुरू हो जाते हैं? अब बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि टेल एंडर्स आ रहे हैं, आ तो रहे हैं कोई एक प्लेयर, बट अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में भी और जिम्बाब्वे में भी जो बैटिंग लाइन है, अब सिलेक्शन किस तरह हुआ है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही। आपने शाहीन को और हसन अली को एक साथ रेस्ट करा दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है क्रिकेट टीम की, वो चाहती क्या है। अगर आपने रेस्ट करवाना था तो आप एक प्लेयर को कराते हैं एक वक्त में, फिर आपने दानिश को और हैदर को मतलब हैदर को निकाल के दानिश और आसिफ को एक टीम में खिला दिया। हैदर अली जिसको आप रेट कर रहे थे कि आपका फ्यूचर स्टार हो सकता है, उसको नंबर 3 ओपन से सीधा नंबर 5 पे ले गए। मोहम्मद हफीज क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2019 के वर्ल्ड कप में भी उनके पैटर्न ऑफ डिस्प्ले पार्ट टाइम बॉलर्स पे एक तरह के थे। मतलब इतने अब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कल का मैच मेरे ख्याल में 2 मेजर वजूहात हैं रन चेज ना होने की। एक तो प्लीज जब हम बाबर आजम की बहुत तारीफ करते हैं तो यहाँ पे प्लीज हमें ये भी कहना चाहिए, उन्हीं की बेहतरी के लिए है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर कभी भी 45 गेंदों पे माफ कीजिएगा 45 गेंदों पे 41 रन बनाकर टीम को बीच भंवर में छोड़कर आउट नहीं हो जाता। केन विलियमसन या विराट कोहली या स्टीव स्मिथ तो इसलिए बड़े प्लेयर हैं कि आप उनके सामने कोई बड़ी से बड़ी ऑपोजिशन ले आए, बड़ा सा बड़ा बॉलर ले आए, बड़े से बड़ा ओकेजन ले आए कि वर्ल्ड कप का बड़े से बड़ा मैच भी क्यों ना हो, वो अगर खड़े हैं ना, अगर आउट नहीं हुए, एक दफा सेट हो गए हैं तो मैच को फिनिश करके जाते हैं। आई थिंक मोहम्मद हफीज को और बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कल। चले बाबर और रिजवान तो फिर कुछ करते आ रहे हैं, मोहम्मद हफीज के गुज़िश्ता 4 मैचों में 20 रन हैं, उससे पहले 32 रन बनाए थे। कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, ऐसे लगता ही नहीं जैसे उनकी जो ठीक है वो अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि मोहम्मद हफीज और मिडिल ऑर्डर बैटिंग ऐसे लगता है जैसे इस टीम में सिर्फ 2 ऑप्शन हैं और उसके बाद सिर्फ बराए नाम खिलाड़ी मौजूद हैं। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं, कैप्टन इनिंग्स नहीं है, अगर हम देखें तो फिनिश करना है बाबर ने, हमें ये तवक्को होती है बाबर से, लेकिन क्या उन पे कप्तानी का इतना बोझ पड़ गया? जिस तरह से शुएब मलिक भी बात कर रहे हैं, क्या ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है कि वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे? देखिए साउथ अफ्रीका में भी तो देखिए यही कैप्टन थे ना बाबर आजम। मैं अगेन ये बात दोहराऊंगा कि आपकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो परफॉर्मेंस थी वो 2 खिलाड़ियों और फिर बाद में फखर जमान की अच्छी बैटिंग की मरूने मिन्नत थी। इन तीनों ने तनहा पाकिस्तान को मैचेस जितवाए और उस वक्त भी ना तो आसिफ अली चल रहे थे, ना हफीज चल रहे थे, ना दानिश अजीज चल रहे थे और ना हैदर अली। अब कोई पूछे ना, देखिए आप जो चीज करते हैं वक्त से पहले आगे आपके सामने वही आता है, तो आपको सिलेक्शन को देखना पड़ेगा। आप इमाद वसीम को वनडे और T20 टीम से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? चलिए आपने उनको ड्रॉप कर भी दिया था, नवाज ने पहले मैच में आपकी मिड ऑर्डर को सहारा दिया था या बैटिंग के साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं, आपने उनको भी रेस्ट करवा दिया। और भाई आप रेस्ट जरूर कराएं, पर अब ये भी समझ नहीं आता कहाँ तो मुसलसल खिलाते जा रहे थे, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि टीम मैनेजमेंट क्या चाह रही है। गफार भी बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। इशाल बहुत ही ऐसी शर्मनाक किस्म की हमने कल परफॉर्मेंस दिखाई है, कल फिर मैच है, उम्मीद करते हैं कल का मैच पाकिस्तान इज्जत से जीत बिल्कुल अच्छा खेलेगा और हम इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज से एटलीस्ट हम लोग मैच जो है वो अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी तब्दीलियां करनी है, अगर नहीं की तो हम बेशक हम दोनों को इजाजत दीजिए, हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, पीर को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।